Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're gonna be doing physical quantities and measurement techniques part 4. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपने इनमें से कोई सब टॉपिक नहीं किया तो एज यू कैन सी मैंने हर सब टॉपिक के साथ उसकी कोरिलेटेड वीडियो मेंशन की हुई है, सो गो चेक देम आउट। मूविंग ऑन, in this video we're gonna be covering how to determine the density of an irregular object, measurement of time, and the simple pendulum. This is the fourth and the last video of this chapter. इसके बाद हमारा chapter खत्म. So yeah, stay tuned. सबसे पहले हम कर लेते हैं how to determine density of an irregular object. इसके लिए of course जो चीज आपको पता होनी चाहिए that is the formula for density. वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर आपने डेंसिटी निकालनी है आपको मास चाहिए होगा और आपको वॉल्यूम चाहिए होगा। आगे मैं आपको 3 स्टेप्स में समझाऊंगा कि आप कैसे डेंसिटी निकाल सकते हो ऑफ अ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फाइंड द मास ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए बीम बैलेंस। तो बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक बीकर है, we have some water and we have a beam balance. Specifically, we have a electronic beam balance. हमने beaker और water को scale के ऊपर रखा है and it gives a reading of 55 grams. यानी कि beaker और water का mass combined it is 55 grams. फिर हम एक और चीज करते हैं, हम इसके अंदर एक स्टोन ऐड कर देते हैं। हम वाटर के अंदर एक स्टोन ऐड कर देते हैं तो ऑफ कोर्स वो जो स्टोन है उसका अपना भी मास होगा। देयरफॉर द मास इंक्रीजेस, द टोटल मास इंक्रीजेस। अभी हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स है? वी हैव अ बीकर, वी हैव वाटर एंड वी हैव अ स्टोन। लेकिन द थिंग इज हमें सिर्फ इरेगुलर ऑब्जेक्ट एके स्टोन का मास चाहिए। हमें सिर्फ स्टोन का मास चाहिए, लेकिन यहां हमारे पास बीकर का भी मास है, वाटर का भी मास है और स्टोन का भी मास है। तो हाउ वुड वी गेट द मास ऑफ द स्टोन? इट इज वेरी सिंपल। सिंपली आप बीकर और वाटर का मास इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, बीकर का मास और वाटर का मास सब्ट्रैक्ट कर दें एंड वी विल बी लेफ्ट विद द मास ऑफ द स्टोन। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। अगर हमारे पास बीकर है, हमारे पास वाटर है और हमने उसके अंदर स्टोन ऐड किया है और उसके अंदर से हम बीकर और वाटर का मास सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल बी लेफ्ट विद द मास ऑफ द स्टोन। यहां आ जाते हैं मास आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि दिस डायग्राम। mass before adding the object in water, mass before adding, and mass after adding the object in water. And then we will get the mass of the object if we subtract both of these. तो बेसिकली अगर हम इस डायग्राम के मास को यानी कि मास ऑफ बीकर, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ स्टोन को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम mass of beaker and mass of water, we will get the mass of the object. Therefore, 92.5 minus 55 will give us the mass of the object, which is 37.5 grams. तो हमारा मास तो निकल आया है। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने वॉल्यूम निकालना है। इट इज वेरी सिमिलर फॉर वॉल्यूम एज वेल। तो जो हमारे पास बीकर होता है इसका स्पेसिफिक काम क्या होता है? बीकर का काम होता है टू गेट अस दी वॉल्यूम। और यहां हमारे पास जो मार्क्स नजर आ रहे हैं इट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। जैसे अगर हम यहां देखिए वी गेटिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब विच इज अ यूनिट फॉर वॉल्यूम। यहां देखें 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30, 40, 50 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास इन दिस केस बिफोर एडिंग द ऑब्जेक्ट हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज 20 सेंटीमीटर्स क्यूब। लेकिन ऑफ कोर्स जो स्टोन है उसका भी अपना वॉल्यूम होगा। कोई भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई करती है उसका वॉल्यूम होता है। देयरफॉर अगर हम पानी में स्टोन को ऐड करेंगे देयर विल बी अ इंक्रीज इन वॉल्यूम, और जो डिफरेंस आएगा बिटवीन द वॉल्यूम, मतलब यहां जो हमारे पास 35 सेंटीमीटर क्यूब है
Of course, there's a difference between 35 centimeters cube and 20 centimeters cube. तो जो difference आएगा, that will be the volume of the stone. I will repeat it once again. आप देख सकते हैं हमारे पास पहले वाले सेटअप में सिर्फ पानी है एंड उस पानी के अंदर कुछ नहीं है, राइट? एंड द वॉल्यूम फॉर द पानी अलोन, द वॉल्यूम फॉर द वाटर इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन जब हम पानी के अंदर एक स्टोन ऐड कर देंगे, ऑफ कोर्स जो स्टोन है उसका अपना भी एक वॉल्यूम होगा, देयरफॉर द वॉल्यूम वुड इंक्रीज. और जो डिफरेंस होगा बिटवीन द वॉल्यूम after the stone is being added and before the stone is added will be the answer. तो यहां हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि दिस डायग्राम, दिस सेटअप, एंड वॉल्यूम बिफोर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो या देयरफॉर हमारे पास 35 है द वॉल्यूम ऑफ द द ऑब्जेक्ट एंड द वाटर. फिर हमारे पास 20 है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर अलोन. और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द डिफरेंस. इस बात पे ध्यान दें, वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेटअप, एंड दैट डिफरेंस विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन. अच्छा जी, दो स्टेप्स हो गए, तीसरे पे आ जाते हैं. तीसरा वेरी वेरी आसान. आपको सिर्फ पता होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. हमारे पास मास भी आ गया, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया. सिंपली मास को कर देंगे हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड वी विल गेट द आंसर. ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली पेपर 1 से पकड़ा था, और पेपर 1 में जो हमारे पास ऑप्शंस थी, इट वाज इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द यूनिट एज वेल. अगर उन्होंने हमें किसी और यूनिट में हमसे आंसर मांगा होता, वी हैड टू कन्वर्ट इट फर्स्ट. सो या लेट्स गो ऑन टू द हम कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल क्वेश्चंस. वेरी इजी. It is from paper 1-1, October November 2021. A stone is placed in a measuring cylinder of water as shown. हमारे पास एक similar contraption नजर आ रही है, ठीक है ना? The volume of water in the cylinder before adding the stone is 15 centimeters. यानी कि अगर हमारे पास ये same beaker है and before adding the stone, यानी कि सिर्फ सिर्फ पानी अगर इसके अंदर है, so it will be 15 centimeter cube, and the stone has a mass of 90 grams. What is the density of the stone? सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मास निकालना होता है. मास हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, which is 90 grams. अब हमने निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने आफ्टर एंड बिफोर को कंपेयर करना है. बिफोर एडिंग द स्टोन हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू थी, इट वाज 15 सेंटीमीटर क्यूब, एंड आफ्टर एडिंग द स्टोन द वॉल्यूम इंक्रीज टू 75 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है ऑफ 75 minus 15, which is gonna be 60 centimeter cube, and this is the volume of the stone. ध्यान देना, मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया. वॉल्यूम बिफोर एडिंग द, आई मीन वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर विच इज 75 माइनस वॉल्यूम बिफोर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि ओनली द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, that is 15 centimeters cube. इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गॉट 60 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास है हमारे पास 60, आई मीन 90 सॉरी 90, एंड वॉल्यूम है हमारे पास 60. लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट 1 बाय, actually we get 2 by 3, actually 3 by 2, my bad, 3 by 2, which is 1.5, 1.5 centimeters, matlab grams per centimeter cube. That seems out to be C. Acha, again a similar question.
A single metal bolt has a mass of 34 grams. Three of the bolts are immersed in a measuring cylinder that contains 30 centimeter cube of water. The reading on the measuring cylinder rises to 42 centimeter cube. What is the density of the metal? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो मेजरिंग सिलेंडर्स बना लेते हैं. ये एक हो गया और ये एक हो गया. लेट्स assume they are similar heights and similar widths. So this is the same measuring cylinder. ये दोनों सेम है. Let's say this is A and this is B. A में हमारे पास सिर्फ पानी है and it contains 30 centimeter cube of water. Therefore हमारे पास यहाँ रीडिंग आ जाएगी 30 centimeter cube. लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमने पानी के अंदर 3 बोल्ट्स ऐड कर दिए हैं. हमने क्या किया, हमने 3 बोल्ट्स ऐड कर दिए हैं. तो ऑफ कोर्स जो 3 बोल्ट्स हैं उनका जो मास है इट वुड इंक्रीज द टोटल मास एंड इनका जो वॉल्यूम है इट वुड इंक्रीज द टोटल वॉल्यूम. देयरफॉर द वॉल्यूम विल राइज all the way up to 42 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान दें, पहले हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर था, अब हमारे पास हो गया है 42 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. Why? Because हमने उसके अंदर बोल्ट्स ऐड किए हैं पानी के अंदर एंड ऑफ कोर्स द बोल्ट्स हैव द वॉल्यूम ऑफ देयर ओन. अब हमने सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आ जाता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग द मास. Mass is gonna be the mass of the metal bolts. Metal bolts का हमारे पास mass दिया हुआ है, it is 34 grams. लेकिन this is the mass of a single bolt. हमारे पास यहाँ 3 bolts मौजूद है. Therefore, we would multiply this by 3. What will the answer be? 3102, I think. 102 grams is the answer for the mass. अब हम volume निकाल लेते हैं. वॉल्यूम के लिए भी हम सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ऊपर चलते हैं वापस. वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर यानी कि 42 सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम बिफोर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो यहां हमने लिखा हुआ था, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 30 एंड विल गेट 12. हमारे पास आंसर आ गया, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं बिकॉज आई हैव नॉट प्रीवियसली सॉल्व दिस. कैलकुलेटर, खुद भी आप अपने पास एक कैलकुलेटर रखा करें ताकि आप मेरे से पहले क्वेश्चंस कर लें, ताकि आपका प्रेपरेशन हो जाए. जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं वो मेरे से पहले आप किया करें, देन वॉच द वीडियो. बिकॉज जब आप अपनी मूव्स को सेल्फ एनालाइज करेंगे ना, दैट्स द ओनली वे फॉर यू टू ग्रो. अगर आप मेरे पे डिपेंड करते रहेंगे, यू विल नॉट ग्रो. सो या, वी विल डू. अब हमने करना है डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई. डेंसिटी is equals to mass, which is 102, divided by the volume, which is 12. 102 divided by 12 is gonna be 8.5 grams per centimeter cube. Therefore, D is the right answer. चलो जी आगे चलते हैं. आगे हमारे पास आ गया है measurement of time. It is very very extremely easy. जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे ना, टू मेजर द लेंथ, इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन हम मेजरमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं. देयरफॉर वी विल यूज अ डिजिटल स्टॉप वॉच एंड वी विल यूज अ क्लॉक. सबसे पहले हम कर लेते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच. द एक्यूरेसी ऑफ दिस इज 0.01 सेकेंड्स. सेंटीमीटर्स में अभी तक फंसा हुआ हूं मैं. अगर आप यहां देखें, अगर हमने इसकी मेजरमेंट लेनी हो, अगर हमने इसको लिखना हो ऑन अ पेपर, हमारे पास आएगा 1 minute 23.44 seconds. ठीक है ना, 1 minute and 23.44 seconds. अगर आप इसका आखिरी डेसिमल प्लेस देखें तो इट इज 0.01, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस पीछे है फ्रॉम द डेसिमल प्लेस. Therefore, that is the accuracy of this instrument.
इसकी यूजेज आपने देखा होगा, अगर आपके पीई टीचर जो हैं किसी रेस को ट्रैक कर रहे हैं या किसी रेस की टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो ही वुड मोस्ट लाइकली बी यूजिंग अ डिजिटल स्टॉप वॉच बिकॉज इट इज वेरी प्रिसाइज, ठीक है ना, यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट्स, टाइम फॉर रेसेस एंड ऑब्जर्विंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी हम। अब हम आ जाते हैं क्लॉक पे। क्लॉक ये वही वाली है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इसका यूजेज भी बहुत ही सिंपल है। इट इज टू चेक द टाइम ऑफ कोर्स। सो या लेट्स मूव ऑन टू द सिंपल पेंडुलम। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके बारे में आपको सिर्फ दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्टली कि ऑसिलेशन क्या होता है, एंड देन टाइम पीरियड, एंड देन फ्रीक्वेंसी। ये हम एक ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज बेसिकली वन कंप्लीट साइकिल फॉर अ पेंडुलम, ठीक है ना। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है। वी हैव अ स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू द सपोर्ट, और हमारे पास स्ट्रिंग की एंड पे एक बॉब अटैच्ड है। लेट्स से मैंने बॉब को ए पे होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब मैंने पकड़ के रखा हुआ है बॉब को। फिर मैं उसको लेट गो करता हूं, मैं उसको जाने देता हूं। बॉब सबसे पहले जाएगा इधर टू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से आगे बी पे जाएगा। बी से ये वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा एंड इट विल गो टू द मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन से वापस ए पे पहुंचेगा। दिस इंटायर राउट, दिस इंटायर साइकिल इज वन ऑसिलेशन। अगर मैं आपको ऑसिलेशन की एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने बॉब को बी पे पकड़ के रखा हुआ है। फिर मैं बी से बॉब को छोड़ता हूं। बॉब सबसे पहले जाता है मीन पोजीशन पे। मीन से आगे जाता है ऑन ए। ए से वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करता है एंड इट गोज टू द मीन डायरेक्शन, मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन से वापस बी पे पहुंचता है। एंड दिस साइकिल इज वन होल ऑसिलेशन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर लेट्स से हमारी जो ऑसिलेशन है इट इज स्टार्टिंग एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेट्स से ये जाता है सबसे पहले बी पे, बी से जाता है वापस ए पे, ठीक है ना, मतलब बी से जाता है मीन पोजीशन पे और मीन से ए पे, और जब ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा दैट इज वन ऑसिलेशन। तो बेसिकली आप इसको किसी भी पॉइंट से छोड़ दें, यहां से छोड़ दें, यहां से ये जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, और इसके बाद जब ये वापस इस डायरेक्शन और इस एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा ना, दैट विल बी कंसिडर्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम बॉब कंप्लीट एन ऑसिलेशन। अभी जो मैंने आपको पूरा राउट दिखाया, मैंने जो पूरा आपको डिस्टेंस दिखाया है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड इज। एक ऑसिलेशन को अपना पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड इज। आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे। इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल बी से छोड़ा है, बी से ए पे आया है, ए से वापस बी पे आया है इन अंडर 0.2 सेकेंड्स, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी वन डिवाइडेड बाय टाइम। लेट्स से मैंने बॉब जो है मैंने ए से छोड़ा है, ए से बॉब गया है टू बी, और बी से वापस आ गया है टू ए इन 0.1 सेकेंड्स। तो अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैं इसका सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा विच इज एफ इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई टी। अभी मैंने आपको बताया था कि टी क्या होता है। टी इज द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशन टू टेक प्लेस, मतलब फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इट इज 0.1 सेकेंड्स इन दिस सिनेरियो। 1 divided by 0.1 will make the frequency 10, एंड फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है इट इज हर्ट्स, ठीक है। लेट्स से मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है और मैंने उसका टाइम पीरियड ढूंढना है, मैंने उसका टाइम पीरियड मेजर करना है। तो ऑफ कोर्स मैं एक ऑसिलेशन की मेजरमेंट तो नहीं लूंगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन की मेजरमेंट जब हम लेंगे तो इसमें ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे अगर मैंने ए पे अपना स्टॉप वॉच शुरू की है, राइट, अगर मैंने अपनी ए पे स्टॉप वॉच शुरू की है और ये बॉब इधर गया है एंड इट कम्स बैक
इन 0.2 सेकेंड्स, तो मेरे पास रिएक्शन टाइम ही नहीं इतना होगा कि मैं इतनी जल्दी टाइम नोट कर सकूं फॉर वन ऑसिलेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेवरल ऑसिलेशंस लेते हैं। अगर हमारा जो टाइम पीरियड है इट इज वेरी लॉन्ग, तो हम कुछ ऑसिलेशंस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा टाइम पीरियड 0.1 है या 0.2 सेकेंड्स है, तो इट इज मूविंग वेरी फास्ट फॉर अस टू डू इट इन वन ट्राई। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, हम इसके लिए लेते हैं एवरेज। एवरेज हम कैसे लेंगे, एवरेज हम ऐसे लेंगे कि पहले हम ए पे लेट्स से हमने बॉब को ड्रॉप कर दिया है, ये वापस आया है, एक ऑसिलेशन हो गई, दो ऑसिलेशन हो गई, तीन ऑसिलेशन हो गई, चार हो गई, ऐसी हमने 10 ऑसिलेशन लेनी है। शुरू में हमने स्टॉप वॉच को शुरू कर देना है और एट द एंड ऑफ द 10 ऑसिलेशन हमने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। जो भी टाइम आएगा हमने उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देना है। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये आपकी नोटबुक्स में वगैरह में लिखा होगा। इट इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये हमारे पास टोटल टाइम है, मतलब द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू ऑसिलेट 10 टाइम्स, ठीक है ना, 10 दफा ऐसे ऐसे हुआ है, दैट इज द टोटल टाइम ऊपर। एंड नीचे आ जाएगा द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि कितनी दफा ये ऑसिलेट हुआ है। इन दिस सिनेरियो 10 दफा ऑसिलेट हुआ है, देयरफॉर n वुड बी 10 एंड द टोटल टाइम विल बी, लेट्स से अगर हमारे पास जो टाइम पीरियड है, अगर हमारा जो टोटल टाइम आया, लेट्स से हमारे पास 10 आया, 10 सेकंड्स आया, ठीक है ना, 10 सेकंड्स अगर हमारा टोटल टाइम आया फॉर 10 ऑसिलेशंस, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 10, दैट वुड बी 1, ठीक है। लेट्स से अगर हमारा जो टोटल टाइम आया इट इज 55 सेकेंड्स, और जो हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है इट इज 28, ठीक है ना। हमने 28 का एग्जाम्पल लिया, तो हम सिंपली टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस व्हिच इज 28, देयरफॉर वी विल गेट द आंसर। दैट इज इट फॉर द सिंपल पेंडुलम। इस वीडियो में हमने किया है हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट, फिर हमने किया है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड देन सिंपल पेंडुलम। या दैट्स अबाउट इट फॉर योर चैप्टर। आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया एंड दैट कंक्लूड्स द वीडियो। वीडियो भी खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज।